Hello friends, welcome back to our channel. I am Poonam Chaudhary and in this video we are going to learn about the respiration in plants. Okay? So इस अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करता है, उसी तरह प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं और वो भी रेस्पिरेशन जब करते हैं तो वो भी ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं। लेकिन उनके पास हमारी तरह रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते, बट फिर भी वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस सेम वैसे ही करते हैं। मीन्स रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज जो होता है, वो सेम वैसे ही होता है जैसे अदर ऑर्गेनिजम्स में होता है। ओके, तो ब्रीदिंग, सबसे पहले तो रेस्पिरेशन जो होता है वो ब्रीदिंग के प्रोसेस से स्टार्ट होता है। मीन्स ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस व्हेन वी इनहेल एंड एक्सहेल द एयर, मीन्स O2 और CO2। Respiration is a process of breakdown of complex organic compounds within a cell into simplest compound. Okay, तो जो रेस्पिरेशन है उसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फैट्स, प्रोटीन, ये सब जो होते हैं उनको तोड़ के और उसको सिंपलेस्ट मीन्स एनर्जी में कन्वर्ट करना, उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। और वो सारे सेल्स के अंदर ही होते हैं, इसलिए इसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। It is a physicochemical process. Oxidation of organic substances occur by, ठीक है, ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ब्रेकडाउन है वो कैसे हो रहा है, वो कार्बन कार्बन बॉन्ड के टूटने की वजह से होता है। मीन्स अगर हम ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं तो उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड को जब हम तोड़ते हैं तब जाके पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है और तभी हमें एनर्जी मिलती है। ओके, इट इज अ स्लो प्रोसेस। ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस ऐसा नहीं है कि तुरंत एकदम विद इन अ मिनट ये हो गया, ऐसा नहीं होता। ये स्लो प्रोसेस होता है और बहुत ही स्टेप वाइज प्रोसेस है। इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और हर एक स्टेप जो होता है वो एंजाइम कंट्रोल्ड होता है। हर एक रिएक्शन हर एक रिएक्शन एंजाइम से कंट्रोल्ड होता है। हर एक रिएक्शन के लिए अलग अलग एंजाइम चाहिए। सो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और स्लो प्रोसेस है। अब ये क्योंकि एक रेस्पिरेशन है, इसमें हम ब्रेक करते हैं, किसी चीज को ऑक्सीडाइज करते हैं और तब एनर्जी बनती है। तो जब जिसे हम ऑक्सीडाइज करते हैं उन सब्सटेंस को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। मीन्स कि अगर हम ग्लूकोज को ब्रेक कर रहे हैं एनर्जी बनाने के लिए तो ग्लूकोज क्या हुआ, हमारा सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट क्या है, द कंपाउंड्स दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और ये सबस्ट्रेट कितने टाइप के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो कि मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट है हमारा, जो सबसे पहले जिसको तोड़ा जाता है कॉमनली, वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट। और इसमें हमारे ग्लूकोज और फ्रक्टोज आ गए। ग्लूकोज तो सबसे पहले तोड़ा जाएगा, बट क्योंकि प्लांट में पढ़ रहे हैं हम तो प्लांट में फ्रक्टोज को भी तोड़ा जाएगा, स्टार्च को तोड़ा जाएगा। ये इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है। अगर तुरंत हमें एनर्जी चाहिए तो हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं। उसके बाद दूसरा है फैट्स भी तोड़ा जाता है और उससे भी एनर्जी मिलती है, क्योंकि रेस्पिरेशन में हम एनर्जी ही तो बना रहे हैं ना। फैट्स के मोस्ट एनर्जी यील्डिंग, मतलब अगर फैट टूटेगा तो बहुत एनर्जी रिलीज होगा। लेकिन फैट इसके टूटने के बाद ही टूटता है, मीन्स फैट हमेशा नहीं टूटता। इसीलिए तो फैट को तोड़ने के लिए जिम जाना पड़ता है लोगों को। जिनके बॉडी में फैट जमा हो जाता है वो ऐसे नहीं टूटता, उसको तोड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए लोग जिम में जाके दौड़ते और बहुत सारे एक्सरसाइजेस करते हैं, लेकिन उससे बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है और इसीलिए तो फैट फिर कम हो जाता है, लोग पतले स्लिम ट्रिम हो जाते हैं। थर्ड नंबर प्रोटीन्स भी टूटता है और उससे भी एनर्जी बनती है। बट प्रोटीन्स क्योंकि हमारा सबस्ट्रेट कॉमन नहीं है, क्योंकि प्रोटीन को ही अगर हम तोड़ देंगे तो बॉडी का फॉर्मेशन कैसे होगा। प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड, है ना, तो प्रोटीन से ही हमारे पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो प्रोटीन को हम जल्दी नहीं तोड़ सकते, तो रेयर केसेस में ये टूटता है। ऑर्गेनिक एसिड्स, कुछ एसिड्स भी हैं जिनको तोड़ के एनर्जी बनाया जाता है, जैसे कि मैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है, सबस्ट्रेट के बेसिस पर टाइप्स ऑफ रिएक्शन टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, जिसमें कि सबस्ट्रेट प्रोटीन होता है। अगर प्रोटीन को तोड़कर एनर्जी बनाया जा रहा है तो उस रेस्पिरेशन को हम कहेंगे प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। दूसरा टाइप है रेस्पिरेशन का फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, जिसमें सबस्ट्रेट जो होते हैं वो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अब ब्रीदिंग इन प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स के पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। हम ब्रीदिंग कैसे कर रहे हैं, नोज से, नोज के थ्रू ट्रैकिया टू लंग्स, है ना। लेकिन प्लांट के पास तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है जिससे वो पार्टिकुलरली गैस को एक्सचेंज करे। उसका पूरा बॉडी है तो वो अपने पूरे बॉडी से गैसेस का एक्सचेंज करता है, ठीक है। प्लांट का हर एक पार्ट जो है वो रेस्पिरेशन ब्रीदिंग का प्रोसेस करता है, क्योंकि
आप जानते हो कि लीव्स का जो सरफेस होता है, इस तरह से जो लीव्स है, लीव्स के सरफेस पर टाइनी टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरह से, जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा, है ना, ये आप लोग पढ़ चुके हो, इसे हम कहते हैं स्टोमेटा। अब इस स्टोमेटा के थ्रू CO2 एंड O2 का एक्सचेंज होता है, तो ये हर प्लांट में हो रहा है। उसके बाद दूसरा एक्सचेंज कैसे हो रहा है, लेंटिसेल्स के थ्रू। लेंटिसेल्स आर स्मॉल पोर्स विच इज प्रेजेंट ऑन द बार्क ऑफ द स्टेम। जो प्लांट का स्टेम है, स्टेम को जब आप जूम करके बहुत देखेंगे तो उसमें छोटे 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 से पोर्स प्रेजेंट होंगे। वो पोर्स क्या करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। उसी तरह रूट्स के पास तो ना ही लेंटिसेल्स प्रेजेंट होता है और ना ही स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। तो कैसे करेंगे वो, क्योंकि रूट्स के जो सेल्स होते हैं वो लूजली एग्रीगेटेड होते हैं। रूट्स जो होता है वो, उसमें सेल्स जो होते हैं वो जो लूजली पैक्ड होते हैं, तो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल से जगह बने होते हैं उसमें, और वो वहीं से गैसेस का एक्सचेंज करता है। मीन्स प्लांट का हर एक पार्ट जो है वो गैसेस का एक्सचेंज कर रहा है, हर एक पार्ट। ओके, अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन का ओवरव्यू। मीन्स हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं, ओके, डिटेल में, उसके बारे में हम एक ओवरव्यू देखते हैं। तो प्लांट में सबसे पहले रेस्पिरेशन जो हो रहा है, तो प्लांट क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में, तो सबसे पहले हम स्टार्च को तोड़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि ग्लूकोज को ही तोड़ के बनता है आपका आगे का प्रोसेस चलेगा। डायरेक्टली ऐसा नहीं कि स्टार्च को तोड़ के हम फिर ऐसे बना लें, नहीं, स्टार्च को भी हम ग्लूकोज को ही तोड़ेंगे। ओके, तो स्टार्च को तोड़ के पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा। तो जब स्टार्च से हम ग्लूकोज बनाते हैं तो यहाँ पर H2O रिलीज होते हैं। ओके, अब ये बन गया ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए पूरा का पूरा 10 स्टेप का एक रिएक्शन होता है। ओके, यहाँ पर 10 स्टेप्स के रिएक्शन होते हैं, बहुत लंबा चौड़ा सा। ओके, और ये साइटोप्लाज्म में होता है। ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है, क्योंकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहाँ होता है, सेल के अंदर। तो सेल के साइटोप्लाज्म में ये ग्लूकोज को तोड़ने का प्रोसेस चल रहा है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लूकोज को तोड़ने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। अब जब ये ग्लाइकोलिसिस के थ्रू ग्लूकोज जब ब्रेक हो जाता है तो क्या बनता है, हमारे पास क्या मिलता है, पाइरुवेट। ठीक है, पाइरुवेट मिलता है। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। ये एक ग्लूकोज है मान लीजिए, ठीक है। पाइरुवेट में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। तो एक ग्लूकोज 6 कार्बन का था, पाइरुवेट 3 कार्बन का है, तो 1 ग्लूकोज से कितने पाइरुवेट बनेंगे, 2 पाइरुवेट। 3 के है ना, 6 कार्बन है तो 3 कार्बन है, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट बनेंगे, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट बन गया। ये जो प्रोसेस है ना, दिस इज द यूनिवर्सल प्रोसेस। मींस ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस क्या है, यूनिवर्सल। हर एक ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस होगा, चाहे वो बैक्टीरिया हो, ईस्ट हो, या हायर प्लांट हो, एनिमल हो, हाथी हो, वेल हो, कोई भी हो। इस अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब रेस्पिरेशन करते हैं, और सबके रेस्पिरेशन में ये प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस का होता ही है, ये यूनिवर्सल है। ओके, अब पाइरुवेट बनने के बाद फिर अलग अलग होगा। ओके, अब पाइरुवेट बनने के बाद कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है। तो ऑक्सीजन की कमी है तो क्या होगा, यहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन अगर है, O2 अगर कम है या नहीं है, तो क्या होगा, तब फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, फर्मेंटेशन मींस इस पाइरुवेट को तोड़ा जाएगा फर्मेंटेशन के प्रोसेस से, मींस ऑक्सीजन के एब्सेंस में। तो वो 2 तरह के फर्मेंटेशन होते हैं, एक होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ओके, और दूसरा होता है आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ओके, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ये आपके इसका एग्जांपल हो गया ईस्ट, और इसका एग्जांपल हो गया मसल सेल। हमारे जब O2 कम हो जाता है, बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत काम करने लगते हैं, तो ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से जो मसल्स के सेल है वो ऑक्सीजन की कमी में ही ग्लूकोज को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, तब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और हमारे मसल्स में फैटिग होने लगता है। ओके, ये तो पहला कंडीशन। दूसरा, जब O2 प्रेजेंट है, ठीक है, हम तो जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कर रहे हैं ना, तो हमारे अंदर कैसा होगा, या और जो ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन को लेकर रेस्पिरेशन कर रहा है, तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये पाइरुवेट फिर कैसे टूटेगा, इस पाइरुवेट के लिए एक लिंक मॉलिक्यूल चाहिए होता है, जो कि होता है आपका एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम मींस इस पाइरुवेट को जब हम तोड़ेंगे तो बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम, और ये एक लिंक मॉलिक्यूल है, लिंक मॉलिक्यूल। ओके,
आगे के प्रोसेस के लिए। ये ग्लाइकोलिसिस और आगे जो क्रेब्स साइकिल हमारा होगा उसके बीच का लिंक मॉलिक्यूल है ये। तो इस एसिटाइल कोएंजाइम को लेकर हम फिर क्या बनाएंगे, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल करते हैं। तो ये जो है ना इस क्रेब्स साइकिल के दौरान बनते हैं NADH FADH2। इसमें जब क्रेब्स साइकिल में ये बना तो इससे फिर क्या करेंगे हम, इसे तोड़ के फिर ATP बनता है। तो क्रेब्स साइकिल जब हमने किया मींस एसिटाइल कोएंजाइम को तो और तोड़ के ग्लूकोज को पूरा ऑक्सीडाइज करना है एकदम। तो जब पूरा ऑक्सीडाइज करेंगे तो जब क्रेब्स साइकिल होगा तो वहां पर बनेगा NADH FADH2। ATP भी बनता है तो ATP तो डायरेक्ट यूज कर लेंगे, लेकिन जो NADH और FADH2 बना है उसको फिर तोड़ना पड़ेगा और उससे फिर ATP बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर हमारे पास एक और रिएक्शन होता है जिसे हम कहते हैं ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो वहां पर जब हम करेंगे तो ये टूट जाएगा पूरा, और टूटने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ATP में। तो ETS में हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ NADH एंड FADH2, और ATP जो है हमारा फिर फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें। तो कुछ इस तरह से हम पूरे रेस्पिरेशन को आगे पढ़ने वाले हैं। So I hope this lecture found helpful to you. If you like the video, then hit the like button and do subscribe my channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।